नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं टॉप 20 सीरीज, हम इसमें पढ़ रहे हैं टॉप 20 सीरीज के अंतर्गत जो एसएससी जीडी या कोई और आपका अन्य एग्जाम है तो उसके लिए आपके 20 अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के आधार पर मिलते हैं और उन्हीं के साथ आपको उन क्वेश्चन का अच्छे से विश्लेषण भी मिल जाता है। तो इसमें आप मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ जुड़ने के साथ में जो आपके क्वेश्चन है आज की टॉप 20 सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि इसमें कौन से आपके क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए हैं और आपको ये क्वेश्चन लगाएंगे और आप भी ये एक बार निर्धारित करें कि हाँ जी, हम इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या कितने क्वेश्चन इसमें से नहीं कर पा रहे हैं। तो सब अच्छे क्वेश्चन है, आप मेरे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं एक और आपको सूचना देना चाहता हूँ। मॉक टेस्ट संख्या आपने 2 पढ़ा होगा, तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्वेश्चन पूछा था कि सिलवासा किसकी राजधानी है। तो सिलवासा किसकी राजधानी है, तो उसमें गलतीवश आपका लक्षद्वीप बता दिया गया था, तो उसमें आप थोड़ा सा उसे सुधार कर लेना, क्योंकि सिलवासा किसकी राजधानी थी? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों आपके संयुक्त कर दिए गए, तो अब उनकी कैपिटल क्या है? दमन। तो वो पहला आपका क्वेश्चन था, उसमें गलतीवश आपका लक्षद्वीप बता दिया गया था, लेकिन लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। तो वो हमने आपका सुधार के लिए उसमें आपका कमेंट भी कर दिया था, लेकिन इसमें आप उसे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, इस असुविधा के लिए खेद है। तो अब इसमें देखते हैं जो आपकी टॉप 20 सीरीज है, इसमें जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं टॉप 20 सीरीज में, तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ISDN एक आपका दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या आपका होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं, केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होती है या केवल डाटा संचरित होता है। कमेंट करके आप बताएंगे कि ISDN तकनीक में निम्न में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप बताएंगे निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। कमेंट करके बताएं सभी जी। इसका जो सही आंसर आपका होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ आपके संचरित होते हैं। तो ये कौन सी तकनीक होती है? ISDN। क्लियर हो गया सभी का? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पे प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और इंडियन रेलवेज नई दिल्ली। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। अब आपको इनमें से सही बताना है कि इनमें से वास्तव में भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित हुआ था। सभी बताएंगे कमेंट करके कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया था। जी, कमेंट करेंगे सभी, बताएं सभी, क्वेश्चन को पढ़ें पूरा और उसके बाद आप इसका आंसर बताएंगे क्या इसका सही आंसर है। बताएंगे सभी। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है आपका? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। यहाँ पे आपका सबसे पहले भारत में कंप्यूटर स्थापित हुआ और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? कोलकाता। तो यहाँ पे हमने 1952 में, कब आपका? 1952 में हमने यहाँ पे अपना कंप्यूटर आपका स्थापित किया था। तो याद रखेंगे कब स्थापित किया था? 1952 में। तो 1952 में सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपका? कोलकाता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? तो ये जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं इनके आधार पर आपको बताना है कि निम्न में से पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था। तो आप पढ़ रहे हैं टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है। सभी कमेंट करके बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर और क्या है? टेलीविजन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करेंगे सभी जी, बताएंगे सभी, कमेंट करें जी। देखते हैं इसमें तो जो सही आंसर है सब आप जानते हैं। तो इसके आधार पर पहला दूरसंचार उपकरण अगर आपसे पूछ रहा है तो पहला दूरसंचार उपकरण क्या था आपका? टेलीग्राफ। क्या था? टेलीग्राफ। तो आपने पढ़ा होगा जो टेलीग्राफ है
भारत में प्रथम बार टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत है, तो इसके लिए अलग अलग आपका बुक में अलग अलग आपको मिल जाएगा, 1854 भी दर्शाते हैं, लेकिन वास्तव में जो क्या है इसका सही आंसर 1851। तो भारत में पहली टेलीग्राफ जो लाइन है, तो आपने पढ़ा होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो आपको याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, क्योंकि 1848 से और 1856 तक इसका शासनकाल रहा है लॉर्ड डलहौजी का। तो इसमें आपने पढ़ा होगा 1851 में भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन की जो शुरुआत है, तो आपने पढ़ा होगा कोलकाता से किसके बीच? डायमंड हार्बर। क्या है आपका? डायमंड हार्बर। तो इन दोनों आपका ये स्थान है कि कोलकाता से और क्या है? डायमंड हार्बर, इन दोनों के बीच आपके पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई और शुरुआत की गई। अगर शहर में आपसे पूछे अलग, तो कोलकाता से आगरा भी आप पढ़ते हैं, कोलकाता से आगरा के बीच अगर पूछ रहा है 1854। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। सभी बताएंगे कमेंट करके। आसान सा क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? दर्शन आपने पढ़े होंगे, तो उन्हीं में से एक दर्शन पूछा है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जी कमेंट कर रहे हैं सभी। तो योग दर्शन के प्रवर्तक की अगर बात करें तो कौन थे? महर्षि पतंजलि। कौन थे योग दर्शन के प्रवर्तक? महर्षि पतंजलि। क्लियर हो गया? तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। जैसे आप अन्य पढ़ते हैं, जैसे एक तरफ हो गया दर्शन और एक तरफ क्या लिखेंगे आप? जनक। एक तरफ दर्शन और एक तरफ क्या हो गया आपका? जनक। तो जनक और दर्शन में आपको याद रखना है, जैसा आपसे पूछे चारवाक के कौन है? चारवाक दर्शन के कौन है? तो इसके कौन है? चारवाक। कौन है? चारवाक। सांख्य के अगर पूछ रहा है, सांख्य के कौन है जी? सांख्य के आप याद रखेंगे कपिल मुनि। सांख्य के कौन है? सांख्य के हैं कपिल मुनि। सांख्य के कौन है? कपिल मुनि। आपसे पूछा जाए पूर्व मीमांसा के कौन है जी? पूर्व मीमांसा के याद रखेंगे जैमिनी। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा आपसे पूछे, उत्तर मीमांसा दर्शन के जनक कौन है? उत्तर मीमांसा याद रखेंगे बादरायण। कौन है आपका? बादरायण। कौन है? बादरायण। और सांख्य के कौन है आपके? कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। चारवाक के कौन है? चारवाक। और सांख्य के कौन हो गए आपके? सांख्य के आपने पढ़े, योग के कौन हो गए? महर्षि पतंजलि। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये आपका क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे योग दर्शन का आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो आपको बताना है कि किस तिथि में सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी होती है। तो जो अगर आपने पढ़ रखा हो पृथ्वी का आपने पढ़ा है क्वेश्चन, तो ये सब आपने पढ़ा होगा जरूर। तो 7 फरवरी, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 दिसंबर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर सही है। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? जी बताएंगे सभी, सबसे पास कब होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? कमेंट कर रहे हैं सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है आपका? 3 जनवरी। क्या है आपका? 3 जनवरी। क्या है इसका सही आंसर? 3 जनवरी। दो स्थिति होती हैं। दो स्थिति कौन कौन सी होती हैं? दो स्थिति होती हैं। एक तो होती है उपसौरिक। कौन से आपके? उपसौरिक। और एक कौन सी होती है? अपसौरिक। उपसौरिक और एक होती है अपसौरिक। अगर उपसौरिक अगर आपसे पूछ रहे, उप माने क्या होता है? छोटा। जब सूर्य और कौन है आपका? पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कैसी दूरी होती है? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? उपसौरिक। और ऐसी स्थिति कब बनती है? ऐसी स्थिति बनती है 3 जनवरी को। कब बनती है? 3 जनवरी को। और अपसौरिक क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? अपसौरिक। क्या है इसमें? अधिकतम दूरी होती है, तो इसे बोलते हैं अपसौरिक। और ऐसी स्थिति कब बनती है? ऐसी स्थिति बनती है 4 जुलाई। कब बनती है आपके? 4 जुलाई। क्लियर हो गया? तो आपको इसमें आंसर जो था
कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 3 जनवरी, और सबसे दूर पूछा तो क्या हो जाएगा आपका 4 जुलाई। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? तो इसमें पी तरंगे हैं, सतही तरंगे, एस तरंगे, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएंगे सभी, जल्दी से बताएं कमेंट करके। पी तरंगे, सतही तरंगे, एस तरंगे, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे जी। इसमें जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा, इसमें आपकी तरंगे कौन से होंगे? सतही तरंगे। कौन सी तरंगे? सतही तरंगे। जो पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर चलती हैं तो वो सबसे ज्यादा आपकी विनाशकारी होती हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? सतही तरंगे। भूकंप में से ही जरूर याद रखना है, जो भूकंप है, भूकंप को मापने के लिए, तो भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हो आप? सिस्मोग्राफ। कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ। लेकिन अगर आपसे पूछे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, तो इसको याद रखेंगे रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता की कितनी तीव्रता से आया, उसके लिए कौन सा? रिक्टर स्केल। और भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र आपका? सिस्मोग्राफ। और भूकंप का अध्ययन अगर आपसे पूछे तो कौन सी शाखा में करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी। कौन सी शाखा है? सिस्मोलॉजी। कौन सी शाखा है जी? सिस्मोलॉजी। तो इस शाखा के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किस भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो आपको बताना है कि भारत में शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा। तो बताएंगे जो शर्करा है आप कह सकते हैं चीनी अनुसंधान केंद्र। चीनी अनुसंधान केंद्र है, शर्करा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा। बताएंगे सभी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या है इसका? कानपुर। क्या है? कानपुर। आपने पढ़ा होगा दाल अनुसंधान केंद्र, जो पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर आपका? कानपुर में। और चीनी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? चीनी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? कानपुर। हो गया आपका। अगर आपसे पूछे जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है, कौन सा आपका? गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे कहाँ पर है? लखनऊ। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? लखनऊ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गन्ना प्रजनन केंद्र, SBI बोल देते हैं, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो गन्ना प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछ रहा है, गन्ना प्रजनन केंद्र याद रखेंगे कोयम्बटूर। कहाँ पर आपका? कोयम्बटूर। कहाँ पर है? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु। तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ पर है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा जाए कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। तो याद रखेंगे इनके बारे में। सब्जी अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ पर है? वाराणसी। सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ पर है आपका? भरतपुर, राजस्थान। आपसे पूछा जाएगा तो इनको आप याद रखेंगे। IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो कहाँ पर है आपका? तो इसे याद रखेंगे कहाँ पर है? बरेली में। तो इनको आप याद रखेंगे। ये इनसे संबंधित आपके जुड़े हुए आपके प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है कि जन्म दर के बारे में कौन सा आपका शब्दावली सही है। किसी एक वर्ष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या, किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्मे कुल बच्चों की संख्या, किसी एक वर्ष में प्रति सैकड़ा जनसंख्या के अनुपात में जन्मे बच्चों की संख्या, किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है कमेंट करके कि निम्न में से कौन सा आंसर इसका सही है, कौन सा आंसर आपका सही है। तो आप बताएंगे इसको, सभी कमेंट करेंगे जी। कमेंट करके बताएं सभी। सभी को दिख रहे होंगे ऑप्शन। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा, किसी एक वर्ष में क्या है? ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं, किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या से हमें काउंट करना है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका जन्म दर। क्या कहलाएगा? जन्म दर। क्लियर हो गया। तो इसको हम जन्म दर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी का pH मान किसके निकटतम होता है? शुद्ध पानी का pH मान आपको बताना है।
4, 7, 12, 18 इनमें से कौन सा आपका शुद्ध पानी का पीएच मान होता है? तो शुद्ध पानी वास्तव में उदासीन होता है, और उदासीन का जो पीएच मान है आप सब जानते हैं कितना होता है, बताएंगे सभी कमेंट करके, बताएं शुद्ध पानी का पीएच मान। जी, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है आपका? 7। क्लियर हो गया सभी का? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताएंगे सभी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। जॉन डाल्टन, ई रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन हो गया, ई रदरफोर्ड हो गया, उसके बाद में आप पढ़ रहे हैं जी डी ब्रोगली है या मेंडलीफ है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो आपका सही आंसर वो आपको बताना है जी, कौन सा सही आंसर है इसका। सभी कमेंट करके बताएंगे, सभी बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, बताएं, सभी कमेंट करेंगे। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत की अगर बात करें वो किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? आपका डाल्टन ने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा है, तो वाशिंग सोडा को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? पेट में भी अभी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, इनमें से आपको बताना है कि वाशिंग सोडा या धावन सोडा आप बोलते हैं कि इसको रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। सभी कमेंट करेंगे, बताएंगे सभी। जी, कमेंट करके बताएं सभी। तो इसे रासायनिक रूप से अगर बात करें तो वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम। वाशिंग सोडा का क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें से 3 आपको बड़े महत्वपूर्ण है, ये तीनों आपको याद रखने। एक तो होता है खाने का सोडा। क्या है जी? खाने का सोडा। खाने का सोडा अगर आपसे पूछ रहा है कि खाने के सोडा को हम रासायनिक रूप से क्या जानते हैं, तो ये होता है NaHCO3। क्या है? NaHCO3। तो Na सोडियम, H है तो बाई, और CO3 क्या है? कार्बोनेट। तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। आपसे पूछेगा जैसे इसमें पूछे वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा क्या है? Na2CO3। क्या है? Na2CO3। तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और आपसे पूछा है जी कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। कौन सा है जी? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा अगर आपसे पूछ रहा है कि कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, तो कास्टिक सोडा याद रखेंगे NaOH। किसे बोलते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को। तो ये कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो इसमें सोडा में 3 जरूर याद रखेंगे। वाशिंग सोडा पूछे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, खाने का सोडा पूछे NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, और कास्टिक सोडा पूछे तो NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा पेंसिल में प्रयुक्त आपका तत्व कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिंक, सीसा, कार्बन, टिन। इनमें से आप ऑप्शन में बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर सही है। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? जिंक, सीसा, कार्बन, क्या है आपका? टिन। सभी बताएंगे, कमेंट करके बताएं सभी। जी, इसमें जो आपका सही आंसर है, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका क्या? कार्बन। क्या है इसका सही आंसर? कार्बन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में आप बताएंगे कि कौन सा एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, मार्लिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? बताएं सभी। आसान सा क्वेश्चन है। नींबू की अगर बात करें तो जो ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन सी क्या है? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे जैसे हमारी मांसपेशियों में थकान है, तो मांसपेशियों की थकान के लिए कौन सा आपका एसिड जिम्मेदार होता है? मांसपेशियों की थकान के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड आपका? लैक्टिक एसिड। और आपसे पूछा जाएगा जी जो आपका अंगूर है, अंगूर में कौन सा मिलता है? अंगूर में मिलता है आपका टार्ट्रिक एसिड। कौन सा आपका मिलता है?
टार्टरिक एसिड। और जैसे आप पढ़ते हैं सेब, सेब में कौन सा मिलता है, सेब में मिलता है मैलिक एसिड। कौन सा मिलता है, मैलिक एसिड। क्लियर हो गया, सेब में कौन सा मिलता है, मैलिक एसिड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए किसे प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराई जाती है, तो कृत्रिम वर्षा आप बताएंगे। तो उसका हम बौछार कर देते हैं वायुमंडल में, उसके बाद वायुमंडल की वह नमी सोख लेता है और उसके बाद में आपकी बारिश हो जाती है। तो उसके लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है, ये 4 ऑप्शन है, मृदा, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये बताएंगे सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है आपका, सिल्वर आयोडाइड। क्या है आपका, सिल्वर आयोडाइड। ये आपका कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होता है। और सबसे ज्यादा जो कृत्रिम वर्षा है वो कौन सा देश कराता है, वो कराता है चीन देश। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अग्नाशय, यकृत, विरक और छोटी आंत। इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से किस अंग के भीतर आपका पित्ताशय स्थित होता है। सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो पित्ताशय कहाँ रहेगा, ये आपका इकट्ठा रहता है। आपका मतलब जो पित्ताशय है वो कहाँ पर रहेगा, यकृत में। आप पढ़ते भी हैं जो पित्त रस होता है, कौन सा रस है आपका, पित्त रस, पित्त रस। तो पित्त रस का अगर आपसे पूछे कि निर्माण कहाँ पे होता है, पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत में। और यकृत के ही नीचे आपका एक होता है, इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या होता है आपका, पित्ताशय। तो यहाँ पे आपका पित्त रस इकट्ठा होता है। कौन सा रस इकट्ठा होता है, पित्त रस, याद रखेंगे। तो ये पित्त रस इकट्ठा होता है। आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन है जी, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। और आपसे पूछेगा अपोहन, क्या है, अपोहन या डायलिसिस क्रिया किससे संबंधित है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया अगर आपसे पूछ रहा है तो ये किससे संबंधित है, विरक से, विरक से संबंधित है। विरक को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, किडनी। और आपसे पूछा जाए कि आपका मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन है, अग्नाशय। कौन है मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण, अग्नाशय। क्लियर हो गया। और आपसे पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, तो इसकी खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो रक्त परिवहन संचरण तंत्र आपने पढ़ा होगा। तो रक्त परिवहन संचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ये इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आपको बताना है कि किसने आपकी इसकी खोज की है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करेंगे सभी, बताएंगे जल्दी। तो इसमें अगर आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें आपका आंसर कौन सा सही है, इसमें है आपका विलियम हार्वे। 2 आप पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं जी रक्त समूह। क्या है आपका, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह की अगर खोज पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है कार्ल लैंड स्टीनर। कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। और आपसे पूछे जी रक्त, जो आपका रक्त परिवहन संचरण तंत्र है, क्या है, रक्त परिवहन संचरण तंत्र। इसके खोजकर्ता अगर आपसे पूछ रहा है रक्त परिवहन संचरण तंत्र, इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे। और आप याद रखेंगे रक्त आपका समूह के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ए बी और क्या है, ओ। सर्वग्राही कौन सा है, ए बी। सर्वदाता कौन सा आपका, ओ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि वाले लोगों के द्वारा कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है आपका, उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। उत्तल, अवतल, अवतल उत्तल या समतल। ये 4 ऑप्शन है, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे कि कौन सा लेंस इसके लिए प्रयोग करते हैं। उत्तल है, अवतल है, अवतोत्तल है या समतल है, बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए कौन सा, इसके लिए प्रयोग करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा आपका, अवतल लेंस। और उत्तल आप कौन से के लिए प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? इसके लिए प्रयोग करेंगे हम आपका कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? परितंत्र के दो मूल घटक आपको बताने। परितंत्र के दो मूल घटक क्या हैं? पौधे और प्राणी, जीव और अजीव, पौधे और प्रकाश, घास पात और क्या है? सूक्ष्म जीव। तो इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आंसर सही है। कौन सा आंसर इसका सही है? तो आप बताएंगे कि जीव और अजीव है, पौधे प्राणी है, पौधे प्रकाश है, घास पात और सूक्ष्म जीव है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? इसका सही आंसर है आपका जीव और अजीव। ठीक है, तो जीवित और जो आपके अजीवित होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग आप बोलते हैं, तो ये परितंत्र के आपके दो मूल घटक माने जाते हैं, पर्यावरण के दो मूल घटक आपके माने जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके इस सीरीज में 2 क्वेश्चन और आपके अवशेष हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ट्रोकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? कि ट्रोकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। यकृत को, फेफड़े को, आंखों को या मस्तिष्क को? इनमें से बताएंगे कौन सा आंसर इसका सही है। ट्रोकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? कमेंट करके बताएं। ट्रोकोमा की अगर बात करें, ये किसको प्रभावित करता है? ये आंखों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। कौन सा रोग है? ट्रोकोमा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इसे और आप देख लेंगे। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है इस सीरीज का, इसे और देख लें आप जरा कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इनमें निम्न में से कौन सी धातु आपकी मिलाई जाती है? क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, कॉपर है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए कौन सी धातु इसमें मिलाई जाती है। आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का। तो इसमें आपसे पूछा है क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर। तो जंगरोधी अगर बनाना है तो किसको? तो हम क्रोमियम को इसमें मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? क्रोमियम को इसमें मिलाते हैं। क्लियर हो गया? किसको मिलाते हैं? क्रोमियम को इसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टॉप 20 सीरीज थी एसएससी जीडी या कोई और आपका अन्य एग्जाम है उसके लिए। तो आपने मॉक टेस्ट ये लगाया और इसमें आपने देखा होगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और भी आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। आगे और भी आपका प्रयास जारी रखेंगे कि और अच्छे आपको क्वेश्चन दिए जाएं। तो जो आपका एसएससी जीडी हो या कोई और अन्य परीक्षा हो, उसमें आपको ये सभी अच्छे क्वेश्चन साबित होंगे। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।